हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट टाइम्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो कवर टॉपिक किया था वो था इंटरनेशनल बिजनेस का ओवरव्यू, कि उसका मीनिंग क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, यही सब चीज़ें। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज़ वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि मोड्स होते क्या है। तो मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब है कि जब आप अपने डोमेस्टिक बिजनेस से इंटरनेशनल बिजनेस में जा रहे हैं, आप किसी फॉरेन कंट्री में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं या अपने गुड्स एंड सर्विसेज को वहाँ पर सेल करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जब आप एंट्री के लिए कोई मोड सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे या फिर लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग या कोई भी टाइप का अगर मेथड सेलेक्ट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। So the decision regarding selection of mode of international business is very strategic, as its implications have too much bearing on the future growth of the global business unit. तो जो सिलेक्शन ऑफ मोड है वो एक स्ट्रेटजिक डिसीजन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल बिजनेस में जाने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करती है, अपने पैसे लगाती है, तो उसमें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्क होता है। लेकिन अगर आपने सही से स्ट्रेटजिक डिसीजन नहीं लिया, सही से अपना मोड सिलेक्ट नहीं किया कि आपको किस मोड के थ्रू एंटर करना है इंटरनेशनल बिजनेस में, तो यह नेगेटिव रिजल्ट्स भी इसके हो सकते हैं। जैसे कि आपने सिलेक्ट कर लिया कि आपको इन्वेस्टमेंट मोड करना, आप एफडीआई करने वाले हैं, लेकिन वो आपका डिसीज़न फ्यूचर में जाके रोंग हो जाता है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा लॉस साबित होगा। तो इसके लिए आपको पहले से अच्छे से मोड्स को समझना है और उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। द सेम मोड मे नॉट बी सुटेबल फॉर एंट्री इन ऑल फॉरेन मार्केट्स। तो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के। तो जब आप किसी भी फॉरेन मार्केट में जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं अपना बिजनेस करने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपने ए कंट्री में यूज़ किया है मोड एंट्री के लिए वही बी कंट्री में भी सक्सेसफुल होगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के, कंट्रीज़ के इकोनॉमीज़ के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो आपके डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं। द ग्लोबल कंपनी में ऑप्ट फॉर एक्सपोर्ट मोड इन वन नेशन वाइल इन्वेस्टमेंट मोड इन अदर फॉरेन मार्केट। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया कि जो कंपनी है वो एक कंट्री में जाने के लिए एक्सपोर्ट मोड यूज़ कर सकती है और दूसरी कंट्री में जाने के लिए एक्सपोर्ट मोड यूज़ कर सकती है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है ये वाला डिसीजन, कि हमें कौन सा मोड सिलेक्ट करना है किस कंट्री में, किस मार्केट में एंटर करने के लिए। सो नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ मोड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे मोड सिलेक्शन के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, या फिर किन को कंसीडर करके हमें मोड को सिलेक्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट इज कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले देखना होता है कि कॉरपोरेट को ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हमारी कंपनी है वो चाहती क्या है। तो ये जो डिसीजन होता है ये भी एंट्री मोड को इम्पैक्ट करता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे पेरेंट कंपनी है जो, वो चाहती है कि हम अपने बिजनेस को एक बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएं, एक दूसरी कंट्री में हम प्रोडक्शन यूनिट लगाएं, तो उसके लिए वहाँ पर इन्वेस्टमेंट मोड यूज़ होगा। लेकिन अगर आपके पास लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आप रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते, तो उसके लिए वो कंपनी ट्रेड मोड यूज़ करेगी। सेकेंड वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद पेरेंट कंपनी, कि जो पेरेंट कंपनी है, जो डोमेस्टिक कंपनी है, वो दूसरी कंट्री में अगर जाना चाहती है तो पहले वो देखेगी कि उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है कितनी, उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने हैं, फिजिकल रिसोर्सेज कितने हैं, टेक्नोलॉजी नो हाउ कैसी है, उसके जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो कैसे है, R&D कैपेबिलिटीज़ कैसी है, ब्रांड इमेज कैसी है। तो इस के ऊपर भी जो मोड है वो डिपेंड करता है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि पेरेंट कंपनी के पास लार्ज अमाउंट में रिसोर्सेज है, तो वो इन्वेस्टमेंट मोड ऑप्ट कर सकती है। लेकिन अगर जो पेरेंट कंपनी है उसके पास रिसोर्सेज थोड़े अमाउंट में है और वो एंट्री करना चाहती है दूसरी मार्केट में, दूसरी कंट्री में, तो वो ट्रेड मोड को यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन द होस्ट नेशन। तो होस्ट नेशन होते क्या है, जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, वो इंडिया का बिजनेसमैन है, तो इंडिया उसकी पेरेंट कंट्री हो गई।
और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है होस्ट यूएस में, तो यूएस उसका होस्ट नेशन हो गया। तो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं होस्ट नेशन के, पहले हमें वो भी एनालाइज करने होते हैं, वो भी समझने होते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे स्टेबिलिटी कैसी है, कि वहाँ पे गवर्नमेंट कैसी है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे हैं, कल्चरल एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसा है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है या नहीं, साइज़ कैसा है मार्केट का, इनकम लेवल, एजुकेशन लेवल, पेइंग कैपेसिटी ऑफ नेशनल्स। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होती है। जैसे कि यहाँ पर हमें एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर मार्केट का साइज़ वहाँ का बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर हम वहाँ जाकर एक अपनी सब्सिडरी खोल सकते हैं, वहाँ पर अपना फुली ओन्ड सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मोड आएगी। लेकिन अगर मार्केट का साइज़ ही कम है, वहाँ पर ज़्यादा हमें स्कोप दिख ही नहीं रही, तो वहाँ पर हम ट्रेड मोड यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर कि हम अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर है कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब है कि जो हमारा होस्ट नेशन है वहाँ पर कितने प्राइसेस पे, कितनी कॉस्ट पे हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स मिल सकते हैं। जैसे कि अगर लेबर कॉस्ट है, अगर कि हम किसी ऐसी नेशन में जा रहे हैं कि वहाँ पर लेबर चीप कॉस्ट पे अवेलेबल है, तो हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट मोड कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर हायर लेवल पे है, तो वहाँ हम ट्रेड मोड करेंगे कि अपनी जो कंट्री है यहाँ के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करके हम फ़ॉरेन में उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करें। नेक्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन होस्ट नेशन। यहाँ पर हम देखेंगे कि होस्ट नेशन में जहाँ हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मतलब वहाँ पर रोड्स, रेलवे, सी पोर्ट्स, बैंक्स, वेयर हाउस, मार्केट इंटरमीडियरीज, ऐसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारे बिजनेस को सपोर्ट करने वाली चीज़ें हैं वो कैसी हैं, क्या वो डेवलप्ड हैं या फिर वहाँ पर इन सब चीज़ों की फैसिलिटी ज़्यादा है या नहीं। अगर अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी तो हम इन्वेस्टमेंट मोड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम ईज़िली उन चीज़ों को यूज़ करके अपना बिजनेस चला सकते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर ऐसी चीज़ें नहीं हैं तो फिर वहीं पे हम अपना एक्सपोर्ट मोड यूज़ करेंगे। लास्ट इज़ द लेवल ऑफ रिस्क, कि रिस्क कितना इन्वॉल्व है उस नेशन में। अगर वहाँ पर वॉर वाली सिचुएशन है या फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत जल्दी चेंज होते हैं या फिर हमारे फेवर में नहीं है, तो वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट मोड यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट मोड में ना हमारे बहुत ज़्यादा जो कैपिटल है ह्यूज अमाउंट में हम इन्वेस्ट करते हैं, जिसको कि वहाँ से पहले लगाना, फिर अगर हमारा बिजनेस वहाँ पे नहीं चला उसको विड्रॉ करना, तो ये बहुत बड़ा लॉस हो सकता है हमारी कंपनी के लिए। तो इन फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम कोई भी मोड सिलेक्ट करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। नाउ द मोड्स और डायमेंशंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अभी तक हम बात कर रहे हैं कि हमें मोड्स ध्यान से सिलेक्ट करने चाहिए, फैक्टर्स देखने चाहिए। तो ये मोड्स होते कौन कौन से हैं? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। फर्स्ट है ट्रेड मोड, सेकंड कॉन्ट्रेक्चुअल एंट्री मोड, थर्ड इज इन्वेस्टमेंट मोड। सो ट्रेड मोड में आते हैं हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट, काउंटर ट्रेड। कॉन्ट्रेक्चुअल एंट्री मोड में आते हैं लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग एंड टर्न की प्रोजेक्ट्स। और इन्वेस्टमेंट मोड में आते हैं हमारे एफडीआई, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो हम इन मोड्स को और जो हमारे फर्दर मोड्स के टाइप हैं उनको अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज ट्रेड मोड। तो ट्रेड मोड में क्या होता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। सो डायरेक्ट एक्सपोर्ट क्या होता है कि जिसमें जो हमारी पेरेंट कंपनी है, जैसे कि इंडिया को हम अपनी पेरेंट कंट्री ले लेते हैं और यूएसए को हमारा होस्ट कंट्री ले लेते हैं। तो पेरेंट कंट्री में हमारी पेरेंट कंपनी है, तो वो अगर अपने गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहती है तो वो अपने एजेंट्स को अपने गुड्स देगी एंड वो गुड्स डायरेक्टली एजेंट्स जो हैं एंड यूज़र्स जो भी यूएसए में हैं उनको देगी। तो ये होता है डायरेक्ट मोड। ये किस लिए होता है कि जो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं या फिर जो बहुत ही कॉस्टली गुड्स होते हैं जिसमें ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए डायरेक्ट एक्सपोर्ट मोड यूज़ किया जाता है।
और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट क्या होता है कि जब पेरेंट कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स, मिडल मैन, मार्केट इंटरमीडियरीज, इन सब को दे देती है, सेल कर देती है इन्हें, और ये सब जो मिडल मैन्स होते हैं वो जब होस्ट नेशन में इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर एंड कंज्यूमर्स को सेल आउट करते हैं, तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट, जो कि मिडल मैन्स के थ्रू होता है। लेकिन जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है वो सिर्फ पेरेंट कंपनी के एजेंट्स के थ्रू होता है। नाउ द सेकेंड इज काउंटर ट्रेड। तो काउंटर ट्रेड इज अ ट्रेड एग्रीमेंट दैट हैज़ अ रिक्वायरमेंट टू इम्पोर्ट एज अ कंडीशन टू एक्सपोर्ट। तो काउंटर ट्रेड एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिसमें कि पेरेंट कंट्री और होस्ट कंट्री इन्वॉल्व होते हैं। ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें कि अगर यूएसए ने कुछ इंपोर्ट किया है इंडिया से, तो उसमें कंडीशंस होंगी कुछ एक्सपोर्ट करने की। जैसे कि अभी हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। काउंटर ट्रेड इज अ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन टू नेशंस अंडर विच अ नेशन इंपोर्ट्स फ्रॉम another country on the condition that other country will also import products of same value from the first country। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे जो इंडिया है और यूएसए है, इंडिया हमारी होगी पेरेंट कंट्री एंड यूएसए हो गई हमारी होस्ट कंट्री। तो इंडिया ने कुछ एक्सपोर्ट किया यूएसए को, सपोज कर लेते हैं वो था 5 CR का, 5 CR उस प्रोडक्ट की वैल्यू थी या उन गुड्स की वैल्यूज़ थी। तो यूएसए यहाँ पर एग्रीमेंट करेगा कि इंडिया को भी यूएसए से सेम वैल्यू यानी 5 करोड़ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट करने पड़ेंगे विद इन अ सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम पीरियड। तो काउंटर ट्रेड एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें कि कंडीशंस होती हैं कि जो पहला नेशन है उसने कुछ इंपोर्ट किया अगर दूसरे नेशन से, तो दूसरे वाले नेशन भी सेम वैल्यू की चीज़ें फर्स्ट वाले नेशन से इंपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर टाइप्स होते हैं कुछ काउंटर ट्रेड के, वो देख लेते हैं कि काउंटर ट्रेड किस किस टाइप से हो सकता है। फर्स्ट इज बार्टर ट्रेड। तो बार्टर ट्रेड में क्या होता है कि डायरेक्ट गुड्स और सर्विसेज का जो एक्सचेंज है वो होता है टू नेशंस के बीच में। जैसे कि इंडिया ने सपोज करो वीट दे दिया चाइना को, तो अब जो चाइना है वो उसके लिए मॉनेटरी टर्म्स में पेमेंट नहीं करेगा, चाइना भी कुछ अपने गुड्स उसके एक्सचेंज में देगा। जैसे कि चाइना वीट के बदले में चावल दे सकता है, जैसे कि 5 CR के अगर इंडिया ने चाइना को वीट दिए हैं तो चाइना इंडिया को 5 CR के राइस एक्सपोर्ट करेगा। सो इट कैन बी एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम और द टू ट्रांजेक्शन्स कैन बी एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम बट विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो ये हो सकता है कि चाइना जिस टाइम पे इंडिया चाइना को वीट दे रहा है उसी टाइम पे चाइना एक्सचेंज में इंडिया को राइस दे दे। और ये ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया ने आज चाइना को गुड्स एक्सपोर्ट किए तो चाइना 1 साल के अंदर अंदर कभी भी राइस एक्सपोर्ट कर सकता है इंडिया को। तो ये अलग अलग टाइम पे हो सकता है लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जो कि एग्रीमेंट में मेंशन्ड होता है। सेकेंड है हमारा काउंटर परचेज। इन दिस एग्रीमेंट अ फर्म एग्रीज टू परचेज स्पेसिफिक गुड्स फ्रॉम द कंट्री टू विच सेल्स आर मेड। सपोज अ US firm sells goods to India. India was to make payment in US dollar, but the US firm, instead of receiving the export proceeds in cash, agrees to spend time export proceeds on import of textile produced in India in a specific time period. Money exchange takes place in accounting books only. In reality, money does not चेंज इन हैंड्स। तो ये भी सेम बार्टर ट्रेड जैसा है कि एक कंट्री कोई भी गुड अगर एक्सपोर्ट कर रही है दूसरी कंट्री को तो दूसरी कंट्री भी पहली कंट्री को एक्सपोर्ट करेगी। लेकिन जो बार्टर ट्रेड था उसमें गुड्स एंड सर्विसेज का ही एक्सचेंज दिखाया जाता है, लेकिन जो काउंटर परचेज है उसमें मनी दिखाया जाता है अकाउंटिंग बुक्स में कि हाँ मनी एक्सचेंज हुआ है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज ही एक्सचेंज होती है दोनों नेशंस के बीच में। Now the third one is offset. In offset agreement, a firm agrees to purchase goods from the country to which sales are made. Exporter is free to import any goods in return up to the same value, so it provides more flexibility to exporter. तो इसमें क्या है कि ये भी काउंटर
परचेज जैसा ही है, लेकिन इसमें यह है कि काउंटर परचेज में स्पेसिफाइड होता है कि कौन सी चीज़ जो सेकंड नेशन है वो एक्सपोर्ट करेगा फर्स्ट नेशन को। लेकिन जो ऑफसेट है इसमें ये डिफाइन नहीं होता कि कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाएंगी। इसमें एक्सपोर्टर की मर्जी है कि वो सेम वैल्यू पे कौन से प्रोडक्ट्स दे रहा है पहले नेशन को। Fourth one is compensation. This agreement is also known as buyback agreement. In this agreement, business unit of one nation helps to build a factory in another other nation by providing capital or technology, or both in return agrees to accept a specific percentage quantity of output of the same factory up to a specific period of time. तो कंपनसेशन मोड में क्या है कि जैसे इंडिया है, उसने यूएसए को हेल्प की कोई भी फैक्ट्री लगाने की, सपोज कीजिए शुगर मिल लगाने की के लिए हेल्प की, अपने टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड की या कैपिटल प्रोवाइड करी या दोनों चीज़ें। तो इसमें क्या होता है कि जो इंडिया है वो यूएसए को पूरा बिल्डअप करके देगा शुगर मिल, और यूएसए को बोलेगा कि इतने परसेंटेज ऑफ शुगर, जितना भी आपका आउटपुट होगा उसके इतने परसेंटेज हमें आप शुगर एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, उनका हो रहा है 100 kgs, तो 100 kgs का 10% इंडिया बोल देगा कि हमें आउटपुट चाहिए। तो फिर यूएसए जो है वो अपने शुगर का 10% जो हिस्सा है, जो पार्ट है, वो इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक होता है कि इंडिया बोल सकता है कि 1 साल तक आपके आउटपुट का 10% चाहिए या फिर 6 महीने तक, मतलब कि स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इसमें मेंशन होता है। नाउ द सेकंड एंट्री मोड इज कॉन्ट्रेक्चुअल एंट्री मोड. So this mode is used in case of intangible assets like patents, technology know-how, managerial expertise, copyrights, etc. तो कॉन्ट्रेक्चुअल एंट्री मोड, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड से समझ आ रहा है कि कोई भी जो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स है, जैसे कि हमारा कॉपीराइट हो गया, ट्रेड नेम हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट्स हो गए, तो इस चीज़ को जब हम दूसरे बंदे को अलाउ करते हैं यूज़ करने के लिए इन एक्सचेंज ऑफ सम फीस, रॉयल्टीज़, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल एंट्री मोड। तो इसमें आते हैं फर्स्ट लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। तो लाइसेंसिंग में आता है बिजनेस यूनिट ऑफ वन कंट्री allows the business unit of other country to use its technical know-how like patents, trademarks, copyrights, etc. For this, licensor charges royalty from licensee for a stipulated period of time. तो लाइसेंसिंग में क्या होता है कि जो भी, जैसे कि इंडिया है, उसकी कोई फर्म है, तो वो अलाउ कर देती है यूएसए की किसी बिजनेसमैन को कि आप हमारा ट्रेडमार्क यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो हमारा टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं वो एक दूसरे इंडिया शेयर कर देगा यूएसए वाले बंदे को कि आप यूज़ कर सकते हैं। उसके एक्सचेंज में फीस जो होती है वो रॉयल्टी, एज अ रॉयल्टी चार्ज करेगा इंडिया वाली कंपनी, और ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं कि 1 साल की रॉयल्टी, फिर उसको रिन्यू करवाना पड़ता है उस लाइसेंस को। तो जो इंडिया है वो प्रोवाइड करवा रहा है अपना लाइसेंस, तो वो है लाइसेंसर, और जो उस चीज़ को ख़रीद रहा है वो हो गया लाइसेंसी। सेकंड आता है हमारा फ्रेंचाइजिंग। तो फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, बिजनेस यूनिट ऑफ वन नेशन ग्रांट्स राइट्स टू डू बिजनेस इन अ पर्टिकुलर मैनर टू द बिजनेस यूनिट ऑफ अदर नेशन. दिस राइट कैन बी विद रिगार्ड टू सेलिंग द गुड्स अंडर द ब्रांड नेम्स ऑफ फ्रेंचाइजर. तो फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है कि जैसे इंडिया में कोई कंपनी है, वो अपने जो भी चीज़ें यहाँ पर ऑपरेट करती है, सेम लेवल, सेम तरीके से यूएस वाले पर्सन को भी उस चीज़ को उसी तरीके से ऑपरेट करना पड़ेगा। जैसे कि कोका कोला है, तो कोका कोला ने अपना अगर कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट किसी दूसरे कंट्री में किसी कंपनी को दिया, तो वो हो गई फ्रेंचाइजिंग। तो लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में डिफरेंस क्या है? लाइसेंसिंग में होता है कि सपोज़ कोई पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, तो वो किसी को लाइसेंस प्रोवाइड करवा देता है, जो पेरेंट कंपनी है, कि आप हमारी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस के अंदर। लेकिन फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है कि अगर किसी ने अपनी फ्रेंचाइजी प्रोवाइड की है किसी और नेशन में किसी और पर्सन को, तो जैसे पेरेंट कंपनी अपना काम कर रही थी, वैसे ही जो दूसरी वाली कंपनी है उसको वो चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर कोई खाने की चीज़ें हैं तो वो अपनी रेसिपी बिल्कुल सेम टू सेम वैसी होनी चाहिए, उनके ऑपरेशंस में फ़र्क नहीं आना चाहिए, चाहे वो एडवर्टीज़मेंट हो, टेस्ट हो, रेसिपी हो, कुछ भी हो।
Second is management contracting. In this arrangement, parent enterprise of one nation set up management agencies. Though these management agencies, business units of other nations are managed without any stake in ownership or capital. It means the parent enterprise is simply provide its managerial expertise to business units of other nations. तो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या है कि जो एक कंपनी है, पेरेंट कंपनी, वो अपनी मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ दूसरी कंपनी के साथ शेयर करती है, उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, और उसके लिए वो कुछ परसेंटेज ऑफ फीस चार्ज कर सकती है, जैसे कि आपका इतना प्रॉफिट होगा तो इतने परसेंटेज हमें चाहिए, या फिर लमसम अमाउंट में वो फीस चार्ज कर सकते हैं उनसे विदाउट एनी स्टेक इन द कंपनी। उनका कंपनी में कोई शेयर नहीं होगा, लेकिन वो अपनी मैनेजरियल एक्सपर्टीज वहाँ पर शेयर करेंगे। अब है टर्न की प्रोजेक्ट्स। इन टर्न की project agreements, business unit of one nation agrees to construct entire plant for business unit of other country. The business unit which agrees to construct a plant is known as licensor, and the business unit to whom the completed project is handed over is known as licensee. तो टर्न की प्रोजेक्ट में क्या होता है कि एक कंपनी है, वो पूरा जो प्रोजेक्ट है वो प्लांट का वो सेटअप करके देगी दूसरी कंपनी को, और उसके लिए वो कुछ फीस चार्ज करेगी, और जो कंपनी उस प्लांट को बिल्ड कर रही है वो है लाइसेंसर, और जो कंपनी प्लांट बिल्डअप करवा रही है यानी वो सर्विस ले रही है तो वो होगी लाइसेंसी। नाउ द थर्ड मोड इज इन्वेस्टमेंट मोड. In this mode, investments are made in host nation by setting up wholly owned subsidiary or partly owned subsidiary units. This mode of entry is selected when parent company has huge investable funds, मैनेजरियल एक्सपर्टीज एंड रिस्क बियर कैपेसिटीज़। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट बोर्ड के बहुत सारे एग्जांपल देखे कि जब पेरेंट कंपनी के पास ह्यूज इन्वेस्टेबल फंड्स हो, कि उनके पास फाइनेंशियल जो एसेट्स हैं वो ज़्यादा हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ है वो हाई लेवल है, वो हाई लेवल का रिस्क बियर कर सकते हैं, तो वो जिन कंपनीज़ के पास ये होता है वो दूसरी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट मोड के थ्रू दूसरी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट मोड के थ्रू एंटर करते हैं, जहाँ पर कि वो अपनी कंपनी पेरेंट कंपनी की होली ओन्ड जिस पे कि उनका पूरा कंट्रोल हो, या फिर ऐसी दूसरी कंपनी जिसमें उनका कंट्रोल हो, चाहे पार्टली हो चाहे होली हो, वो वहाँ पर जाकर सेटअप करते हैं और वहीं पर अपना बिजनेस फिर कैरी ऑन करते हैं। तो मेन टाइप्स ऑन investment modes are: first, foreign direct investment. FDI is made by foreign companies in order to establish wholly owned companies in another country and to manage them, or to purchase shares of companies in another country for the purpose of managing such companies. तो जब हम दूसरी कंट्री में अपनी सब्सिडरी खोलते हैं जिस पे हमारा कंट्रोल होता है, या फिर वहाँ की जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके हम शेयर्स खरीद लेते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि जो हमारा कंट्रोल हो वो उनके ऊपर हो, उस चीज़ को हम बोलते हैं एफडीआई। सेकेंड इज मर्जर्स एंड एक्विजिशन. इन दिस मोड, बिजनेस यूनिट ऑफ पेरेंट कंट्री जॉइंस हैंड्स और कोलैबोरेट्स विद द एग्जिस्टिंग कंपनी ऑपरेटिंग इन द होस्ट नेशन. दिस मोड इज नॉट अ स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच मोड, as here business units join hands with an existing unit in another nation. तो मर्जर्स का सिंपल मीनिंग क्या है कि कोई इंडिया की फर्म है और एक यूएसए की फर्म है, तो अब जो इंडिया है वो मर्जर कर रहा है यूएसए की किसी फर्म के साथ, तो उसे हम बोलते हैं मर्जर्स. तो मर्जर्स का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जो एस्टेब्लिश्ड मार्केट होगी यूएसए की, जो उस कंपनी के अंडर आती है, तो उसके कस्टमर्स हमें मिल जाएंगे, तो हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से अपना बिज़नेस वहाँ पे स्टार्ट करने की, बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है. हम वहाँ की कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को कैरी ऑन कर सकते हैं. थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशन वन कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ बेटर नॉलेज ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ होस्ट नेशन बाय कोलैबोरेटिंग विद द एग्जिस्टिंग बिजनेस यूनिट्स ऑफ होस्ट नेशन. तो मर्जर्स अभी हमने देख लिया. एक्विजिशन का मतलब होता है कि
एक कंट्री की कोई कंपनी अगर दूसरी कंट्री की किसी कंपनी को एक्वायर करता है, मतलब कि उसके जो शेयर्स हैं उन्हें खरीद लेता है और उस कंपनी के ऊपर पूरा कंट्रोल ले लेता है, तो उसे बोलते हैं एक्विजिशन। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है कि इस चीज़ का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बेटर नॉलेज मिल जाती है डोमेस्टिक बिजनेस एनवायरनमेंट की, जहाँ पर हम अपना बिजनेस कैरी ऑन करने जा रहे हैं फॉरेन नेशन में, और वहाँ के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हमें मिल जाते हैं, और जो कंपनी की एग्जिस्टिंग रेपो होती है उसका बेनिफिट हमें मिल जाता है अपना बिजनेस चलाने के लिए। And the third one is strategic alliance. Strategic alliance is entered between two business units for achieving specific goal, like setting up common research and development unit for developing new technology, or for providing training to employees of both units through a common unit, or setting up common customer service center for providing after sale services for both units. तो स्ट्रेटेजिक अलायंस को अगर हम बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझें तो स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब होता है कि एक कंपनी यूएसए की है, एक इंडिया की है, वो दोनों साथ में आती हैं, उनका एक कॉमन गोल होगा जिसको अचीव करने के लिए वो साथ में आएंगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है उन्हें सेम चीज़ पे, तो वो साथ में आ सकती हैं और फिर उस चीज़ को कैरी ऑन कर सकती है, जिसमें कि वो दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे और उन चीज़ों को कैरी ऑन करेंगे, सेम ऑब्जेक्टिव सेम गोल को अचीव करेंगे। Now the conclusion, the decision regarding selection of mode of entry is very strategic, so all relevant factors should be carefully analyzed before final selection of mode. तो जब भी अगर आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स अभी हमने पढ़े हैं, तो उन मोड्स को अच्छे से समझना है, और ये एक बहुत स्ट्रेटजिक डिसीजन होता है हर बिजनेस के लिए, और हर कंट्री में जाने के लिए अलग मोड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के फैक्टर्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे जो कि हमारे डिसीजन को अफेक्ट करेंगे। और जो भी हम मोड सिलेक्ट करने जा रहे हैं उसके लिए जिस भी कंट्री में हम जा रहे हैं उसके फैक्टर्स को अच्छे से एनालाइज करना है, ताकि जो हमारा डिसीज़न है वो सक्सेसफुल हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल हो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।